तो गाइस देखो, हमने लास्ट क्लास में हमने थर्ड चैप्टर का आधा पार्ट कर दिया था ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड बिहेवियर का। आज हम उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। काफ़ी लंबा टाइम हो गया है हम मुझे वीडियो बनाए हुए, मुझे पता है, पर आप लोग निश्चिंत रहिए, आपको पूरी वीडियो दिसंबर के एग्ज़ाम से पहले मिल जाएगी। देखो, डायमेंशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, इसमें मेनली ये आता है कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर किस किस तरह का हो सकता है, उसके अंदर किस किस तरह के मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, ये किस किस तरह का मोड्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में। तो हमारे पास इस पर्टिकुलर टॉपिक में रॉबिन्स के दिए हुए 3 ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर हैं। पहला फॉर्मलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन और फिर कॉम्प्लेक्सिटी। अगर आप ये लिख के आओगे कि किसने कितने स्ट्रक्चर दिए, जैसे यहाँ रॉबिन्स का नाम लिखा हुआ है, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, नंबर ज़्यादा मिलते हैं। चलो अब फॉर्मलाइजेशन में आपके रूल्स, प्रोसीजर्स, इंस्ट्रक्शंस। देखो, फॉर्मलाइजेशन का मतलब एक तरह से फॉर्मेलिटी से आ गया। अब फॉर्मेलिटी करते हैं तो उसमें कुछ रूल्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर्स होते हैं, उन्हें हमें मानना पड़ता है। एक किसी काम को करने का पर्टिकुलर मेथड होता है, उसी के द्वारा आपको करना होता है। स्ट्रिक्टनेस होती है, रिजिडिटी होती है, वही सब यहाँ हम पढ़ेंगे। इसमें हाई डिग्री ऑफ फॉर्मलाइजेशन होता है, काफ़ी स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, हाई डिवीज़न ऑफ लेबर होता है, और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी हाई लेवल की होती है, और स्पैन ऑफ कंट्रोल भी काफ़ी बड़ा होता है। एक पर्टिकुलर बंदे के अंडर काफ़ी लोग काम कर रहे होते हैं, यही आपका स्पैन ऑफ कंट्रोल होता है। अब ये हमारे पर डिपेंड करता है कि ये ज़्यादा होगा या कम होगा। अब हम बेनिफिट्स पढ़ लेते हैं फॉर्मलाइजेशन के। हम किसी भी काम को अगर स्टैंडर्ड तरीके से करते हैं तो उसकी ओवरलैपिंग की गुंजाइश कम हो जाती है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट जो अराइज होते हैं वो कम हो जाते हैं। तो यही हमारे बेनिफिट्स में आ रहा है। स्टैंडर्डाइज एक्टिविटीज़ रिड्यूस द वेरिएबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो वेरिएबिलिटी होती है, जो डिफरेंसेस आते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो ख़त्म हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। कोऑर्डिनेशन अच्छा आता है, डिस्क्रिशन का स्कोप लेस हो जाता है। डिस्क्रिशन का मतलब हमारे से होच पोच से होता है, आप इसकी जगह ओवरलैपिंग ऑफ एक्टिविटीज़ लिख सकते हो, कोई और वर्ड भी लिख सकते हो। आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, और स्टैंडर्ड एक्टिविटीज़ रिड्यूस द कॉन्फ्लिक्ट एंड एम्बिग्युइटी। कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े ख़त्म हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। और एम्बिग्युइटी का मतलब जहाँ पे आपको क्लियरनेस ना हो ना, किसी काम को कैसे करना है, वहाँ एम्बिग्युइटी होती है। यहाँ पे हम अगर फॉर्मलाइजेशन होता है तो वहाँ एम्बिग्युइटी की गुंजाइश भी कम हो जाती है। अब कुछ लोगों ने फॉर्मलाइजेशन को क्रिटिसाइज भी किया। किस बेसिस पे क्रिटिसाइज़ किया उन्होंने कहा इससे क्रिएटिविटी नहीं आती, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं आती, और एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट बन जाता है उसके रूल्स को चेंज करना। हम फॉर्मलाइजेशन को जब एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में लेकर आते हैं तो उसके एम्प्लॉयज़, उसके कहीं ना कहीं जो टॉप लेवल मैनेजर्स होते हैं, वो इस चीज़ को मना करते हैं, रेजिस्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा किसी भी चीज़ के ऑर्गेनाइजेशन में रेजिस्टेंस आता है तो वो एडल्ट लोगों के द्वारा, ओल्ड लोगों के द्वारा आता है। अब हम आते हैं सेंट्रलाइजेशन पर। सेंट्रलाइजेशन जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि आपका पूरा कंट्रोल किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के हाथ में होगा, वो सेंट्रलाइजेशन होता है। हम मानते हैं कि कुछ अगर छोटी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सेंट्रलाइजेशन अच्छा होता है, लेकिन अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप की है जहाँ पे काफ़ी डिपार्टमेंट्स हैं, तो उधर आप डिसेंट्रलाइजेशन बेशक करो, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन जो सारी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करे, वो सेंट्रलाइज्ड व्यक्ति भी होना चाहिए। इसके एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, कोई भी आपने कंपनी देखी होगी, एमएनसी लेते हैं कोई, जिसकी ब्रांचेस पूरे इंडिया में हैं और पूरी जापान में है, साथ में यूएसए में भी है। एक तो सब अगर अलग अलग काम करते रहेंगे तो उनके ऊपर पूरा कंट्रोल करने वाला एक अलग पर्सन भी होना चाहिए, जिसके लिए हम हेड ऑफिस बनाते हैं। सेंट्रलाइजेशन के अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी थोड़ी सी होनी चाहिए, और
लेकिन हाँ, पूरी तरह से सेंट्रलाइजेशन, अगर पूरा हम कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन रखेंगे कि एक ही पर्सन सारे कामों को मैनेज कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन पैदा करेगा, डिस्कॉर्ड की फीलिंग्स आएंगी और काफ़ी फाइट्स वगैरह होंगी, स्ट्रगल्स ज़्यादा रहेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब आते हैं, अगर हमने सेंट्रलाइजेशन के बारे में तो पढ़ लिया, अब डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन कहता है कि हमें एफर्ट्स करने चाहिए अपनी अथॉरिटी को डेलीगेट करने के लिए। डिसेंट्रलाइजेशन में हमने देखा ना, यही होता है कि डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, उन डिपार्टमेंट्स के अंदर भी कुछ हेड्स बने होते हैं, कुछ ग्रुप्स बने होते हैं, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन। कभी भी ना पूरी तरह सेंट्रलाइजेशन अच्छा है, ना पूरी तरह डिसेंट्रलाइजेशन अच्छा है, दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए होता है हमें। डिसीजन मेकिंग पावर एक बारी सबका इनिशिएटिव लेकर, सबके सजेशंस इंक्लूड करके कंक्लूजन पे पहुंचना चाहिए और उसके बाद ओनर को अपना डिसीजन देना चाहिए। नेक्स्ट पे आते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी में आपका आ जाता है कि एक काम को करने के कितने तरीके हैं, कितने मेथड्स हैं और कितने लोग अलग अलग तरह से कर रहे हैं। एक तरह से डिफरेंशिएशन आ गया ना एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब ये डिफरेंशिएशन भी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एक्टिविटीज़ के बेसिस पर 3 तरह का होता है। एक हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन, एक वर्टिकल डिफरेंशिएशन और एक स्पाशियल डिफरेंशिएशन। हॉरिजॉन्टल का हम हमेशा, अगर हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बिजनेस में पढ़ते हैं तो सेम लेवल की बात आ जाती है। तो इसका मतलब होता है कि जो अलग अलग काम को करने वाले तरीके हैं, एक ही लेवल के लोग एक काम को अलग अलग तरह से कर रहे हैं, वो हॉरिजॉन्टल डिफरेंशिएशन के अंदर आता है। वर्टिकल डिफरेंशिएशन के अंदर आ जाता है आपके डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग कैसे कैसे काम कर रहे हैं। वर्टिकल डिफरेंशिएशन के अंदर कहीं ना कहीं कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन डिफ़िकल्ट बन जाता है। द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय स्पैन ऑफ कंट्रोल। अब जिस लेवल के जिस लेवल पर के अंडर डिफरेंट लोग हैं वो ज़्यादा हैं, वहाँ स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा आ जाएगा और वहाँ उन्हें सपोर्ट भी ज़्यादा मिलेगा। अब देखो, अगर एक डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन और उसके अंदर सबऑर्डिनेट 50 हैं, एक डिपार्टमेंट है फाइनेंस, उसके अंदर सबऑर्डिनेट्स 10 to 20 है, तो वो हर डिपार्टमेंट वाला अपने ही डिपार्टमेंट को सपोर्ट करेगा। यहाँ कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है। हाँ, एक और तरह का डिफरेंशिएशन होता है जो होता है स्पाशियल डिफरेंशिएशन। इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच लोकेशन ऑफ यूनिट्स एंड पर्सनल आर डिस्पर्स्ड। इसमें लोकेशन की बात आ जाती है। एक यूनिट कितनी जगह, एक ऑफिस कितनी जगह लोकेटेड है। मान लो आपका एक ऑफिस, एक बिजनेस आप कर रहे हो, उसके ऑफिस गुड़गांव में भी है, महाराष्ट्र में भी है, तमिलनाडु में भी है, तो उनको मैनेज करना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है, वो हम किसके बेसिस पे कह सकते हैं? स्पाशियल डिफरेंशिएशन के बेसिस पे। अगर कोई हेड ऑफिस ना हो तो। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के अंदर हम पढ़ेंगे कि हम वो प्रोसेस जिससे हम डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं एक प्रॉपर अप्रोप्रिएट मैनर में। ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन के भी हमारे पास 3 स्कूल हैं क्लासिकल थ्योरी के अंदर, जिसको हमने दिया हुआ है। एक है सिंपल स्ट्रक्चर, एक ब्यूरोक्रेसी और एक मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। सिंपल स्ट्रक्चर में एक ही पर्सन सारे कंट्रोल कर रहा होता है, तब एक ही पर्सन सब कुछ कंट्रोल कर रहा है तो डिपार्टमेंटलाइजेशन कम होता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होता है। एक ही पर्सन के अंदर सारे एम्प्लॉयज है तो स्पैन ऑफ कंट्रोल ज़्यादा होगा। अथॉरिटी सारी एक ही पर्सन के हैंड में होती है, कम फॉर्मलाइजेशन होता है, एक फ्लैट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके अंदर 2 to 3 लेवल्स होते हैं बस। एम्प्लॉयज़ भी कम होते हैं और जनरली ये प्रैक्टिस किया जाता है स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो सिंपल स्ट्रक्चर के एडवांटेजेस होते हैं वो इसका सबसे मेन एडवांटेजेस है फ्लेक्सिबिलिटी,
इनएक्सपेंसिवनेस एंड अकाउंटेबिलिटी इज एब्सोल्युटली क्लियर। एक ही पर्सन को कंट्रोल करना है, एक ही पर्सन को डिसीजन लेना है, एक ही पर्सन को सबको कंट्रोल करना है और एक ही पर्सन को ऑर्डर देना है, तो वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजन को फ्लेक्सिबिलिटी कर सकता है, उनको चेंज कर सकता है। जहाँ इतना कम एफर्ट और कॉस्ट लग रही है डिसीजन लेने में, वहाँ इनएक्सपेंसिवनेस भी होती है और अकाउंटेबिलिटी भी एकदम क्लियर होती है। फिर आता है हमारा ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी आपका वही है जो मैक्स वेबर ने दिया है। इसमें क्या देखा था हमने कि एक काम को जैसे करना है उसको वैसे ही करना है। जैसे आपको बता दिया गया आपको इस काम को इस स्टेप्स में करना है, तो आपको उस स्टेप से एक फालतू स्टेप्स आप नहीं ले सकते। तो ये चीज़ है, इसमें हाईली स्टैंडर्डाइजेशन होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। एम्प्लॉयज़ अपने अकॉर्डिंग कुछ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उनके अकॉर्डिंग। इम्पर्सनल बिहेवियर किया जाता है बॉस के द्वारा सबऑर्डिनेट्स पर। हाँ, अब इसके एग्जाम्पल देखना चाहोगे तो आप बैंक को देख सकते हो और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देख सकते हो और आपके गवर्नमेंट एग्ज़ाम लेने वाले बोर्ड्स होते हैं जैसे एसएससी, उसको देख सकते हो। ब्यूरोक्रेसी को आज के टाइम में बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती, मगर कहीं ना कहीं इसका भी यूज़ किसी प्रिंसिपल का यूज़ कहीं कहीं किया जाता है। हालांकि आज के टाइम में मैं खुद इसे प्रेफर नहीं करूँगी, लेकिन अभी भी कुछ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस इसको प्रेफर करती हैं। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स स्ट्रक्चर में आपका फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन और डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के जो दो बोसेस हुए हैं, उन दोनों के अकॉर्डिंग काम करना होता है। एक एम्प्लॉय को अपने फंक्शनल मैनेजर और डिविजनल मैनेजर दोनों को रिपोर्ट करना होता है। इसके एग्जांपल्स में आ जाएंगे आपके हॉस्पिटल्स, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरीज एंड यूनिवर्सिटीज़। जहाँ हम सिर्फ उनको स्लेव नहीं बना रहे, उनके भी सजेशंस इनवाइटेड हैं और उनकी परफॉर्मेंस को हमें उभारना है, तो हम मैट्रिक्स स्ट्रक्चर का यूज़ होता है और यही आइडियल स्ट्रक्चर है आज के टाइम में। उसके अलावा कुछ अल्टरनेट डिज़ाइंस भी दिए हैं रॉबिन ने, जैसे कि टीम स्ट्रक्चर। टीम स्ट्रक्चर के अंदर आता है एक टीम का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। टीम स्ट्रक्चर में आप क्या समझते हो, एक डिपार्टमेंट के अंदर जो कई ग्रुप बने होते हैं और वो एक टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो टीम होती है। और टीम वर्क वही कहलाता है जहाँ एक ग्रुप के इंडिविजुअल्स मिलके बेटर परफॉर्म करें जितना वो इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं। वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। हम सबको पता है कि आज की डेट में हर ऑर्गेनाइजेशन, मोस्टली 90% ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जो सब कुछ खुद नहीं कर रही, कुछ ना कुछ वो आउटसोर्स कर रही है। चाहे वो आउट ऑफ इंडिया कर रही हो, चाहे वो इन इंडिया कर रही हो, पर कुछ ना कुछ वो आउटसोर्स कर रही है। जैसे कि आज भी कई ऑर्गेनाइजेशंस अपना बिजनेस रन करें विदाउट मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ को करें। नेक्स्ट आता है आपका बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन। ये टर्म सबसे पहले जैक वेल्च ऑफ जनरल इलेक्ट्रिक्स के जो बॉस थे उनके द्वारा कॉइन किया गया था। उन्होंने चाहा था कि वो जनरल इलेक्ट्रिक्स को बाउंड्रीलेस ऑर्गेनाइजेशन बनाए। उन्होंने इसको ऐसा करने के लिए क्या किया था, चेन ऑफ कमांड को एलिमिनेट कर दिया था। किसी का सुपरवाइजर बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। लिमिटलेस स्पैन ऑफ कंट्रोल काफ़ी बड़ा, और डिपार्टमेंटलाइजेशन की जगह उन्होंने टीम्स का बनाना बेहतर समझा। अब ऐसा करके क्या हुआ, वर्टिकल बाउंड्रीज को जब जैक वेल्च ने रिमूव कर दिया तो मैनेजमेंट फ्लैटन्स द हायरार्की। तो हायरार्की कहीं नहीं रही बिजनेस में, उनकी ऑर्गेनाइजेशन में हायरार्की नहीं रही ना, फ्लैटन्स हो गया, सब कुछ एक लेवल पे है। स्टेटस का कोई रोल नहीं रहा, रैंक्स का रोल नहीं रहा। उसमें क्रॉस हायरार्किकल टीम्स थी, पार्टिसिपेटिव डिसीजन मेकिंग था और 360 डिग्री परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम था, जिसके बाद जीए की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दिखाई दी। इसी के अकॉर्डिंग हम आज भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन इस चीज़ को मानती हैं, करती हैं। उसके बाद आपका आता है ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैकेनिस्टिक डिज़ाइंस।
ऑर्गेनाइजेशनल एंड मैकेनिस्टिक डिज़ाइंस भी आपको रॉबिन्स ने दिया है। उन्होंने मैकेनिस्टिक मॉडल में क्या कहा है, जो मेजर फीचर्स हैं मैकेनिस्टिक मॉडल्स के, वो एक्सेसिव डिपार्टमेंटलाइजेशन है, काफ़ी डिपार्टमेंटलाइजेशन होना चाहिए, काफ़ी हाई फॉर्मलाइजेशन होनी चाहिए और लिमिटेड इंफॉर्मेशन नेटवर्क होना चाहिए, सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप डिपार्टमेंट्स बनाओ, काफ़ी डिपार्टमेंट्स बनाओ, फॉर्मेलिटीज़ भी रखो, फॉर्मलाइजेशन का भी यूज़ करो, लेकिन आपका इंफॉर्मेशन नेटवर्क लिमिटेड होना चाहिए। आप ऐसा नहीं एक ही पर्सन को या फिर कुछ ही पर्सन को लिमिटलेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो, करे ही जा रहे हो। उनको एक बार में कुछ काम दो, उसके पूरा हो जाने के बाद दूसरा काम दो, और सबको मैनेज करने के लिए, सारे डिपार्टमेंट्स को एक मैनेज करने के लिए सेंट्रलाइजेशन का भी यूज़ करो। उन्होंने स्टैंडर्डाइज पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, रूल्स, डिसीजन मेकिंग को अपनाया, और डिसीजन मेकिंग इसमें सेंट्रलाइज से डिसीजन लेने का जो काम होता था वो एक ही पर्सन कर सकता है और कोई नहीं कर सकता उनके अलावा। सजेशन सब दे सकते हैं, लेकिन लास्ट में क्या डिसीजन को अडॉप्ट करना है वो एक पर्टिकुलर पर्सन के हैंड में होता था। उसके अलावा हमने एक और मॉडल देखना है, ऑर्गेनिक मॉडल। इसमें हायरार्की नहीं होती थी। ये कहते थे क्रॉस हायरार्किकल एंड क्रॉस फंक्शनल टीम्स बनाओ। ऐसा नहीं कि अगर वो प्रोडक्शन फंक्शन का एक पर्सन या कोई डिसीजन लेना है तो प्रोडक्शन फंक्शन का ही पर्सन लेगा। फाइनेंस फंक्शन वाले फाइनेंस डिपार्टमेंट के पर्सन के पास अगर नॉलेज है तो वो भी ले सकता है। कम फॉर्मलाइजेशन होता था, इंफॉर्मेशन नेटवर्क काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव और वाइड होता था, लोग डिसीजन मेकिंग में काफ़ी पार्टिसिपेट करते थे। ऑर्गेनिक मॉडल फ्लेक्सिबिलिटी को इनकरेज करता है, एडेप्टेबिलिटी करता है, और वो ग्रेटर यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज पर जोर देता है, और वो साथ में ह्यूमन नीड्स को भी सेटिस्फाइड करता है। उसके बाद हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अब वो क्या क्या चीज़ें हैं जिसके बाद हम कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवली वर्क कर रही है या नहीं। क्या उसके एम्प्लॉयज सेटिस्फाइड हैं, फर्स्ट, क्या उसके कस्टमर सेटिस्फाइड हैं, या क्या उसका ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल है या नहीं है, और वो रेवेन्यू अच्छा अर्न कर रहा है या नहीं, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने हैं, और उस बिज़नेस के एक्सपेंशन की कितनी पॉसिबिलिटी है। जो ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्शन कर रहा है वो कितनी कॉस्ट में कर रहा है, कैसी क्वालिटी है उसकी, और क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन कुछ इनोवेटिव कर भी रहा है या नहीं, या वो स्टील परफॉर्मेंस कर रहा है जो मतलब पीछे से चलता आ रहा है वही कर रहा है। क्योंकि हमारे डायनामिक इन्वायरमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने आप को लगातार इनकरेज करना चाहिए, लगातार डायनामिकली इम्प्रूव करना चाहिए। अब हम पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। सबसे पहले हम करेंगे मैनेजरियल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस के बेसिस पे एक ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिव कैसे हो सकती है। सबसे पहले आता है मैनेजरियल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस में स्ट्रेटेजी। एक ऑर्गेनाइजेशन की क्या स्ट्रेटेजी है, क्या उसके गोल हैं, और कैसे वो अपने लॉन्ग टर्म गोल्स को परफॉर्म करने वाला है, उनकी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी इस काम को करने के लिए। हम कहते हैं कि न्यू स्ट्रेटेजी को हमें लगातार अडॉप्ट करते रहना चाहिए, लेकिन उसके इवैल्यूएशन के बाद, और अगर हमें एक स्ट्रेटेजी से इसे सफलता नहीं मिलती तो हमें हमारी टॉप मैनेजमेंट को अटेम्प्ट करना चाहिए, ये एक्शन लेना चाहिए उस स्ट्रेटेजी के ऊपर, और अपनी स्ट्रेटेजी को रीडिज़ाइन करना चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका लीडरशिप। लीडरशिप वो प्रोसेस होती है, वो पावर होती है जिससे हम एक पर्सन दूसरे पर्सन्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है और उन्हें अपनी बात को सही तरह से रख सकता है, और उन्हें जो सही लगता है उस लीडर को वो मनवा सकता है। लीडर का काम ये होता है कि वो विज़न को डेवलप करे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अपने एम्प्लॉयज़ के अंदर। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है कि आपने जो आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स हैं उसमें से कोई एक चूज़ करना है।
तो हम वो डिसीज़न जल्दी लें, ऑन टाइम लें, और उसका प्रोफाउंड इम्पैक्ट होना चाहिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में। उसके अलावा हमारा आता है रिवॉर्ड्स। हम सब जानते हैं कि अगर हमें एक ह्यूमन बीइंग से अच्छा काम करवाना है तो हमें उसे टाइम टू टाइम रिवॉर्ड देना चाहिए। वहीं इसके अंदर है मैनेजेरियल पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस ऐसी होनी चाहिए जिसमें रिवॉर्ड सिस्टम भी ह्यूमन को इनकरेज करने वाला हो, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़े, एम्प्लॉयज़ मोराल बढ़े। कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज सिस्टम बेटर होना चाहिए और डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन के बीच में परफेक्ट कम्युनिकेशन होना चाहिए। कोई नॉइज़ का स्कोप नहीं होना चाहिए, कहीं फेलियर ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होना चाहिए, और हमें फीडबैक का भी प्रावधान रखना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स। इन्वायरमेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स में हमारा आ जाता है कि हम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से किस तरह से इफेक्ट हो रहे हैं ग्रेट डिग्री में। सबसे पहले हमारा आता है प्रेडिक्टेबिलिटी। कोई एक्शंस या कोई परफॉर्मेंस हम करने वाले हैं उसकी क्या प्रेडिक्टेबिलिटी है, कितना वो हमें कितना सर्टेनिटी है, कितनी अनसर्टेनिटी है उस काम को करने में कि हमें प्रॉफिट होगा। या हम कह सकते हैं हमारे पास जो डिफरेंट रिसोर्सेज है जिसको यूज़ करके हमें प्रोडक्शन करना है वो कैसे हैं। अब डिफरेंट रिसोर्सेज में आपका ह्यूमन आ जाएगा, रॉ मटेरियल आ जाएगा। प्रेडिक्टेबिलिटी एक एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का एलिमेंट है क्योंकि हम कहीं ना कहीं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की चीज़ों को ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर आ जाता है हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं वो कितनी रेलिवेंट है ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस के लिए, कितने डाइवर्स ग्रुप्स को ऑर्गेनाइजेशन को डील करना है और किस तरह से डील करना है। हॉस्टिलिटी, हॉस्टिलिटी का मतलब होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन कोई ऐसा टास्क ना परफॉर्म कर दे जिसकी वजह से हमारी ऑडियंस या हमारे कंज्यूमर्स उस चीज़ से थ्रेटन्ड हो जाए, डर जाए। इसके लिए एक एग्जांपल लिखा हुआ है यूनियन कार्बाइड के बारे में जो भोपाल गैस लीकेज से रिलेटेड है। जब भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी उसमें जो जहाँ से गैस लीकेज हुई थी वो यूनियन कार्बाइड की वजह से हुई थी। उसके बाद लोगों ने यूनियन कार्बाइड के ऊपर भरोसा करना बिल्कुल बंद कर दिया था। नेक्स्ट है हमारा एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स। एम्प्लॉयज कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले आता है गोल्स। एक ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो हमेशा एक एम्प्लॉय को सुपीरियर रखने चाहिए अपने इंडिविजुअल गोल्स से। हमें और ह्यूमन भी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए जो वो बढ़ते रहें अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ। स्किल्स, एक इंडिविजुअल के अंदर, एक एम्प्लॉय के अंदर, हमारे ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर एबिलिटी होनी चाहिए, इतनी स्किल होनी चाहिए कि जो परफॉर्मेंस हम उनसे करवाना चाह रहे हैं वो कर पाएँ। अब चाहे ये स्किल टेक्निकल हो सकती है, मैनेजेरियल हो सकती है, बिहेवियरल, कैसी भी हो सकती है, मगर वो पर्सन में स्किल होनी चाहिए। हालांकि हमें कुछ ट्रेनिंग देनी पड़ जाए उस पर्सन को, लेकिन एक बार ट्रेनिंग देने के बाद वो पर्सन इतना कैपेबल होना चाहिए कि उसकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क रहे। मोटिव्स, मोटिव्स का मतलब क्या होता है, हमारी इनर स्टेट ऑफ अ पर्सन, हमारी जो इनर ड्राइव्स हैं हमारे अंदर की, वो हमें एनर्जाइज करें, मोटिवेट करें और हमारे मूव्स को डायरेक्ट करें ऑर्गेनाइजेशन के फुलफिलमेंट के लिए। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज हैव हाई मोटिव्स टू परफॉर्म बेटर एंड अचीव द टारगेट्स। मोटिवेटेड पर्सन जो होते हैं, वो एम्प्लॉयज जो होते हैं, वो हमेशा अच्छा परफॉर्म करते हैं और जिसकी वजह से हम टारगेट को अचीव जल्दी कर पाते हैं, ऑन टाइम कर पाते हैं। एटीट्यूड्स, एटीट्यूड्स ऐसा होना चाहिए एक मैनेजर का भी, एक एम्प्लॉय का भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, जिसकी वजह से उसकी जॉब बिहेवियर इम्प्रूव हो और ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस वो कहलाए। वैल्यूज़, वैल्यू का मतलब होता है बेसिक कन्विक्शंस और अ स्पेसिफिक मोड ऑफ कंडक्ट। एक सिचुएशन के अंदर हमारी अंदर की वैल्यू क्या, हमारी इनर वैल्यूज़ क्या हैं,
जिसकी वजह से हम उस एक्ट को कैसे करेंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं, अगर एआई के एम्प्लॉय एक ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ पे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं, तो वो कभी वहाँ चोरी नहीं करेगा, उस ऑर्गेनाइजेशन की किसी भी टूल को, वॉल्स को, मशीनरी को वेस्ट नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास आता है ऑर्गेनाइजेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले हमारे पास आता है स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं हमारा स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए जहाँ वर्क स्पेशलाइजेशन का हो, डिपार्टमेंटेशन भी हो, डिपार्टमेंट्स बने हो, चेन ऑफ कमांड हो, मतलब कोई सुपीरियर होना चाहिए, कोई सबऑर्डिनेट होना चाहिए, कोई किसी को ऑर्डर दे और कोई किसी से फीडबैक ले। स्पैन ऑफ कंट्रोल भी कैसा होना चाहिए वो भी आता है। स्पैन ऑफ कंट्रोल हमेशा इतना होना चाहिए जितना उस पर्सन से कंट्रोल हो जाए, और सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, और कुछ एक्टिविटीज़ को करने के लिए ग्रेजुएट तरीका होना चाहिए या फॉर्मलाइजेशन होना चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी कैसी होनी चाहिए? टेक्नोलॉजी हमारी ऐसी होनी चाहिए, चॉइस ऑफ टेक्नोलॉजी हमारी ऐसी होनी चाहिए जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इफेक्टिवली वर्क करे। साइज, एक ऑर्गेनाइजेशन का साइज इतना होना, हम बेसिकली हम अगर लेमन लैंग्वेज में बात करें तो हम साइज को इससे डिफाइन करते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन में कितने पर्सन्स हैं। लेकिन एक्चुअल में एक ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस जब हमें देखनी होती है तो हम ये देखते हैं कि उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कितने पर्सन्स काम कर सकते हैं, कितने रिसोर्सेज कितने मटेरियल रिसोर्सेज यूज़ हो सकते हैं। इसके लिए एक इको में एग्जांपल आता है, जैसे कि हमने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 मशीनें हैं और 50 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम अगर एक और एम्प्लॉय को हायर कर लें या एक और मशीनरी को हायर कर लें, तो जितना हमारे पास पहले था 10 मशीन्स और 50 एम्प्लॉयज़ से जो हमारी परफॉर्मेंस आ रही थी उससे कम ही परफॉर्मेंस आएगी। तो हमारा साइज़ उतना होना चाहिए जहाँ हमारी ऑप्टिमम परफॉर्मेंस आए। उसके बाद हमारा ये आ जाता है बेनिफिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्टिव किस किस तरीके से किया जा सकता है। हम ये कह रहे हैं अगर ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिवनेस है तो उससे क्या फ़ायदा है। हमारी बिजनेस नीड्स फुलफिल हो पाएंगी, हमारा ऑपरेशनल रिस्क रिड्यूस हो जाएगा, एम्प्लॉयज़ मोराल बढ़ेगा, जो राइट एम्प्लॉयज़ एंड टैलेंट आर रिटेन, जो राइट एम्प्लॉयज़ हैं, मोटिवेटेड, टैलेंटेड, वो हम रिटेन कर पाएंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और उसके साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव्स एंड रिवॉर्ड्स हैं वो बिजनेस गोल्स के अकॉर्डिंगली चल पाएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, बाय।